हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट के में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन जो 30 क्वेश्चन आते हैं, उन 30 क्वेश्चंस में से यहाँ पर लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखें, क्वेश्चंस पर बात करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए देखें, क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो पहला यहाँ क्वेश्चन है, इफ़ यहाँ लिख रहे हैं यदि a टू दी पावर m टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर m टू दी पावर n हो तो m की वैल्यू बताना है, यानी m का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये लॉज ऑफ इंडिसेस से ये क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बेस जो है, यहाँ पर a दिया गया है, m टू दी पावर n है, और यहाँ पर जो बेस है a टू दी पावर m टू दी पावर यहाँ पर n है। ठीक है, तो जब पावर्स के यहाँ राइट साइड में अगर बात करें तो पावर्स के ऊपर पावर्स होता है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर पावर है ऑलरेडी m की पावर n लगी हुई है तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान देने की बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू, और इस राइट साइड में जो ये है इसका क्या करेंगे, वो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर्स के ऊपर पावर्स अगर है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर mn। ठीक है, अब देखें यहाँ बेस सेम है तो इस वजह से हम कंपेयर करेंगे किसका, पावर्स का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नहीं तो पावर्स का यहाँ कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, m टू द पावर n इज इक्वल टू mn। क्लियर। अब यहाँ पर जो m है, हमें m की वैल्यू चाहिए, इस वजह से m को इधर भेज देंगे, तो यानी m टू पावर n अपॉन m, ये डिवीजन में चला जाएगा और ये n हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेस यहाँ पर m है और पावर्स m पर लगा हुआ है, तो ये वाला पावर्स एक पावर इस पर है, ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, m की पावर n माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n। ठीक है, अब हमें यहाँ पर m की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो देखिए किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखें इसको कैलकुलेट करते हैं। तो m इज इक्वल टू दिस विल बी द, अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जो ये पावर्स है, इधर जब पावर्स ये जाएगी तो इसका पावर्स क्या बना देगा, इसका 1/n हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा, यानी n था और पावर्स यहाँ पर ये था, तो इसका डिवीज़न में पहुँच जाएगा, यानी इसको हाफ डिवीज़न में हो जाएगा n-1। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो ऑप्शन होगा ये इसकी m की वैल्यू होगी। अब देखते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि n टू दी पावर 1/n-1। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से समझने हैं। यहाँ पर आप थोड़ा समझ के चलिए, ये जो पावर्स है जब इधर जाएगी पावर्स तो ये 1/n में पहुँच जाएगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। तो ये लॉज ऑफ इंडिसेस का रूल है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको डी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो इस तरीके के देखिए क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इससे ये लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए कैसे इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको यहाँ मैं लिखूँगा नहीं सिस्टम पे। यहाँ पे देखिए 1-1/5 है, यहाँ 1-1/6 है, यहाँ 1-1/7 है, ऐसे डॉट 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 1-1/100। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 5 - 1 यानी 4/5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा 4/5। ठीक है, सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 5/6 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 5/6। फिर नेक्स्ट वाला करेंगे तो ये 6/7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये डॉट 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 चलेगा और यहाँ पर हो जाएगा 98/99 और इंटू 100 इस तरीके से। ठीक है, यानी 99
अपॉन 100, इस तरीके की सीरीज। और ये देखें इस तरीके की वैल्यू ये कैंसिल होती चली आ रही हैं, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 7 भी आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 4 बचेगा, तो यानी 4/100 बचेगा। और लास्ट में ये देखें 100 बचेगा डिनोमिनेटर में, तो इसको यहाँ लिख देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1/25 ये राइट आंसर होगा। देखें यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। एक आप अगर प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये इसको मुझे लगता है कि 10-12 सेकंड में, 15 सेकंड में आप कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखें यहाँ पर ये इस तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि x लाइज बिटवीन 0 और 1, यानी जो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि x की वैल्यू है वो क्या है, 1 और 0 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे 1/2 है, तो 1/2 लेके आप सारी कंडीशन को आप होल्ड करके देख लीजिए, जो कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगी वही कंडीशन क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जैसे बी वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आप चेक करेंगे, तो पहला ऑप्शन देके चेक करें तो x की जगह 1/2 रख देना है। x की जगह कितना रखना, 1/2 रखेंगे तो पावर यहाँ पर 100 लग जाएगा और ये लेस लगेगा, और यहाँ पर 1 यानी 2^101। तो देखिए हमें यहाँ पर ये लेस लग रहा है, जिसकी डिनोमिनेटर में, यहाँ पर विशेष याद रखिए, डिनोमिनेटर में जिसकी पावर ज़्यादा होती है वही वैल्यू क्या होगी, उतनी ही वैल्यू छोटी होती है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर होती है। यहाँ पर ग्रेटर साइन लगा, इस वजह से ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सिमिलरली दूसरा वाला जो है, इसको ऐसे ही आप x = आप जो है 1/2 रख के सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए, जो सेटिस्फाइड कर जाए वही होगा। तो बी वाला अगर यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए x के इस यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन में रख रहे हैं वैल्यू, और ये ग्रेटर है 1/2 ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, वो स्मॉलेस्ट होगी, और यहाँ पर पावर 100 है, इस वजह से ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर है, तो इसी वजह से ये ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप इसी तरीके से सी आप चेक कर सकते हैं, डी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखें यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, देखें इस तरीके, कितने समय में 8% साधारण ब्याज, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, यानी 2/5 पार्ट होगा। तो देखिए इसको विशेष याद रखिए, एक आपने सिंपल फार्मूला पढ़ा है कि साधारण जो ब्याज होता है, यानी सिंपल साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट अगर बात करें, सिंपल जो इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी एस सिंपल इंटरेस्ट = होगा जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट इनटू यहाँ पर हो जाएगी रेट टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट के निकालने के लिए फार्मूला है, जैसा कि हिंदी में मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100, बस वही सिंपल फार्मूला आपको। तो यहाँ पर देखें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया, तो यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट = x ले लो, सिंपल कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी s = निकालेंगे x × 8%, कितने समय निकालना है t, यहाँ पर 100। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा मूलधन का कितने टाइम्स हो जाएगा, यानी 2/5 किसका, x का, और ये इसका सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल कर देना है, यानी x × 8 × t/100। ठीक है, तो इसको देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 से। ठीक है, 25 ये हो जाएगा, और 5 से ये हो जाएगा 5, तो t और 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 = t, यानी 5 वर्ष। ठीक है, 5 ईयर्स में क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स में ये
मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन आप क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का एक पूर्ण घन हो जाए। यानी हमें कंप्लीटली क्यूब इसको बनाना है। तो सबसे पहले इसके हम थोड़ा फैक्टर्स करते हैं। देखिए, फैक्टर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन को कंप्लीटली जिसका कमी होगा, जिस नंबर का इसमें कमी होगा उसी का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका 3,275, तो सबसे पहले आप देखिए ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में 5 है, तो ये हमेशा चेक कर ध्यान दीजिए कि 5 से डिविजिबल होगा। और ये आ जाएगा 6,655। ठीक है, फिर 5 से डिविजिबल होगा, तो ये हो जाएगा 1,331। ठीक है, अब ये 11 का क्यूब है, इस वजह से यहाँ पर 11 से डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा 121। और फिर से 11 से कर देंगे 11, और फिर से 11 बन जाए 11। तो ठीक है, अब देखिए क्यूब पूर्ण घन बनाने के लिए तो 11 तो 3 टाइम्स आ रहा है। घन में क्या करता है, 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ 5 जो है 2 बार है, एक बार और मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो ये क्या होगा, कंप्लीटली क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रख देने की बात है। तो यानी 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। वह छोटी संख्या इसका मल्टीप्लाई करना है, किसका, 5 का। 5 जिसमें कम है, क्योंकि यहाँ 2 है, 3 होना चाहिए क्यूब में, यानी घन बनाने के लिए 3-3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, इस वजह से इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके थोड़े फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर यदि p² - 8p + 12 और ये दो पॉलिनोमियल्स हैं का महत्तम समावर्तक, यानी इसका दिया हुआ है HCF p - a, तो HCF यहाँ पर कितना है, p - a की वैल्यू आपको पता करना है, a की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये वाला इसके फैक्टर करना है। देखिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं, p² - 8p और +12, इसके फैक्टर करना पड़ेगा। अब 12 का इसके फैक्टर करेंगे तो 6 × 2 = 12 होता है, और इसका प्लस हो जाएगा, तो यानी p² - 6 + 2 लिख सकते हैं, p + 12। तो p² - 6 माइनस यहाँ पर p हो जाएगा -2p + 12। ठीक है, तो इसके देखें यहाँ पर p कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा p कॉमन ले लिया तो p - 6 और -2 कॉमन ले लिया तो p - 6, ये हो गया। तो p - 2 एक आ गया, और ये हो गया p - 6। ठीक है, तो ये एक इसके फैक्टर्स हो गए, क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब दूसरे इस वाले के पॉलिनोमियल्स जो p² यानी p² + 4p - 12, इसके भी फैक्टर्स करते हैं। ये तो हमें फैक्टर मिल गया, इसके फैक्टर करते हैं, यानी p² + 4p, दूसरा वाला दिया हुआ है -12। अब यहाँ पर देखिए -12 है, -12 क्लियर। तो -12 इसके फैक्टर करते हैं, तो देखिए फैक्टर क्या होगा, तो p² और ये देखें इसका डिफरेंस है, तो 6 × 2 = 12 होता है, तो यानी डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर 6 - 2p - 12। ठीक है, तो p² प्लस का 6p - 2p और -12। ठीक है, तो यहाँ पर p कॉमन ले लिया तो p + 6 और यहाँ पर 2 यानी p + 6। तो एक तो इसके फैक्टर p - 2 और यहाँ पर p + 6 इसके फैक्टर। अब देखिए ये दोनों में p - 2 एक कॉमन है, और जो कॉमन जो वैल्यू होती है वही इसका क्या होगा, महत्तम समावर्तक यानी HCF। तो यहाँ पर लिख दें कि HCF यहाँ पर कितना है, तो HCF है p - 2। ठीक है, और एक HCF यहाँ दिया हुआ p - a, तो इससे कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो a = 2 इसकी वैल्यू आ गई। अब देखें a = किस ऑप्शन में है, 2, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2।
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी टाइप से फैक्टराइजेशन से। इससे जो कॉमन वैल्यू होती है दोनों फैक्टर्स में वही इसका HCF होता है, ठीक है। तो P-2 क्या है, कॉमन है, तो इसी वजह से इसका HCF कितना हो जाएगा, P-2, और कंपेयर कर देंगे P-A से, तो A की वैल्यू 2 आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके गुणनखंड आपको पता करना। तो गुणनखंड इसके करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बताऊँ। जैसे पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आप ले लीजिए। सपोज़ मैंने गैस लगाया कि पहला, इसके हम 4 विकल्प हैं, एक ये विकल्प, एक ये, ठीक है, 4 विकल्प। तो हम पहला विकल्प लेते हैं। तो x-1 और x-2 और x-3, ठीक है, एक को 0 ले गए। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3, इसको 0 के इक्वल, इसको 0 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू 1 2 3 1 बाई 1 इस पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में रख कर देखेंगे। इस पॉलिनोमियल अगर 0 आ जाए तो ये समझिए कि ये पहला जो x-1, x-2 और x-3 क्या है, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर्स नहीं होंगे, ये हमेशा ध्यान देने। तो ये देखें, आप चेक करके, आप यहाँ से चेक करके, एक मैं चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से x, तो पॉलिनोमियल x³ - 6x², ठीक है, ये हो गया, प्लस 11x - 6, और इसके बाद है प्लस 11x - 6। ये देखें पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = 1 रख के देखते हैं। अगर 0 आ जाएगा, आप सिमिलरली 2 भी रख के देखिए, 3 भी रख के देखिए। तो यहाँ पर 1 हम रख के देख रहे हैं पहले। तो 1 - 6 और प्लस 1 11 - 6, ठीक है। तो देखिए ये 12 हो गया, माइनस का 11 हो गया और प्लस का 11, यानी ये 0 हो गया। तो ये 1 तो फैक्टर हो गया। सिमिलरली 2 करके रखेंगे, वो भी सेटिस्फाई करेगा, 3 करेंगे वो भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर जो ऑप्शन क्या होगा, ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट वाला, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये हमेशा याद रखिए, जिसके समीकरण यानी इक्वेशन है, इसके क्या है, मूल दिए हुए हैं। मूल का मतलब इसके रूट्स हैं। तो इसमें अल्फ़ा = यहाँ पर देखें P-Q अपॉन P+Q है, और यहाँ पर दूसरे को हमने बीटा सपोज किया है। बीटा यहाँ पर -P+Q और P-Q, इस तरीके 2 रूट्स हैं। इसको हमने लेट कर लिया है अल्फ़ा और बीटा। तो अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण पूछ रहा है। तो इस वजह से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इनको दोनों को देखें, ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए देखें, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, यानी P-Q और P+Q, और यहाँ पर माइनस, यानी P+Q अपॉन P-2, यानी P-Q, ठीक है, ये हो गया। तो इसका एलसीएम लेंगे, P-Q आ जाएगा, या P² - Q² आ जाएगा। तो एलसीएम अगर ले लेंगे तो P² - Q², ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P² + Q² माइनस 2PQ माइनस, तो ये हो जाएगा P² - Q² और प्लस माइनस, यानी माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2PQ, ठीक है। तो ये देखें प्लस माइनस सब कैंसिल, ये हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा -4PQ अपॉन P² - Q², ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपको निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखिए, तो मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा। तो माइनस जब यहाँ आ जाएगा
तो पॉलिनोमियल जो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है p माइनस क्यू, यानी p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट लगा देंगे p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। ठीक है, तो ये देखें सेम है वैल्यू, न्यूमरेटर कैंसिल हो गया यानी -1 आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स क्या होता है? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, इसको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये होता है, तो इसको आपको याद रखना है, इसमें बस वैल्यू आपको रख देना है। तो देखते हैं वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखने के लिए तो देखिए यहाँ पर इसके स्थान अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1 रख देंगे, यहाँ पर रख रहे हैं, यहीं पर रख दे दें। तो एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 पी क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और x यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखें ये जो वैल्यू है इसका क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस, और ये इधर जाएगा q प्लस का हो जाएगा माइनस p। तो देखें ये जो आ जाएगा यानी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर 4pq, और यहाँ पर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल बनेगा। तो इस पॉलिनोमियल को देखें किस में मैच कर रहा है, तो ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4pq है ना। तो यानी फर्स्ट वाला जो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट वाले में मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए इज़ द फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखें आपके स्क्रीन पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में 16 स्टूडेंट हैं, जो कि नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये कह रहा बहुलक बताओ। बहुलक का मतलब होता है मॉड। मॉड का मतलब जो वैल्यू जितने बार सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होता है, यानी मॉड होता है। तो देखिए यहाँ 0 पर अगर बात करें, 0 तो 2 बार आया, 2 2 बार आया, 3 3 बार, 4 1 बार आया, लेकिन 5 यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा बार आया, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, मॉड, बहुलक हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। तो इसको देख कर ही आप आंसर टिक कर पाएंगे, तो ये बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट है कि बहुलक मॉड जो होता है, जो नंबर्स जितनी सबसे ज़्यादा बार आती है, यानी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। ठीक है, जहाँ पर क्या होती है, रिपीट होती है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। तो ये हमेशा याद देने की, ध्यान देने की बात है, ये इसको थोड़ा सा मेमोरी में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाँ 20 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये वाला नहीं है, आपको करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर गिवन है, तो इस क्वेश्चन की, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा आपको समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसको बिना सॉल्व किए, हाँ आप सॉल्व करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन सबसे पहले आप चेक करते हैं, ऑप्शन से आप इसको कैसे करेंगे। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालें या ऑप्शन से। तो यहाँ हम देखिए सबसे पहले आपको बताएंगे, ऑप्शन से बताएंगे कि ऑप्शन से आप कैसे सही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, आप पहला ऑप्शन रखिए। पहला यहाँ पर 0x = आपको 0 रख देना। ठीक है, x की वैल्यू के, x के मान पूछ रहा है, तो x के मान पूछ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू पहले, अगर पहला ऑप्शन उठा लें, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 0,1 है। आप सबसे पहले x = 0 रख दीजिए। जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड में यहाँ पे। फिर राइट साइड में जब आप 0 रख देंगे तो 3³ हो जाएगा, और यहाँ -3²। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये लेफ़्ट राइट इक्वल नहीं है, इस वजह से ये क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन 1
सेटिस्फाई वैल्यू नहीं कर रही हैं, ठीक है। सिमिलरली आप बी को देखेंगे, बी के ऑप्शन है तो बी ऑप्शन में देखिए दिया 1, -2, तो x = 1 रख के देखिए लेफ्ट क्या राइट आ रहा है। तो इस वाले इक्वेशन में आपको यहाँ पर रखना है, तो रखते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे रखते हैं, तो x = आप 1 रखिए, तो 1 रखेंगे 3, 2 और +1 यानी 3 हो जाएगा, माइनस और 3 1, तो 3 दें 27, 27 से 3 जाएगा 24 बचेगा लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में करें तो 1 रखेंगे 3, 4 हो जाएगा -3², तो यहाँ पर 81 -9 करेंगे तो ये तो लेफ्ट = राइट नहीं होगा, ये भी वैल्यू सही, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही आपको सी वाला देखना है, सी पर भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, डी पे देखें सेटिस्फाइड करेगा। देखिए कैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि x = 2, x = -1, सबसे पहले एक पर हम देख रहे हैं, 2 पर देख रहे हैं, ठीक है। तो x = 2 रखेंगे, 2 2 यानी 3⁵, तो 3⁵ ये हो गया, -3², तो यहाँ पर -3² ये हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड में आप वैल्यू रखिए, जब राइट साइड में वैल्यू रखें 3⁵, ठीक है, तो = 3⁵ और -3², देखें ये लेफ्ट = राइट आ रहा है, इस वजह से ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन से ही आप चेक कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इस वजह से इसको यहीं पर ऑप्शन से मैंने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन से करना बहुत ही आसान है, आप चेक करके इसका पता लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, तो डी इज ए राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, यही आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस क्वेश्चन को करने के लिए कि लीप ईयर क्या होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। वो लीप ईयर हमेशा याद रखना जिसमें 29, वो लीप ईयर होता है जिसमें क्या है 29 डेज़ की क्या बनती है, फरवरी बनती है, ठीक है। फरवरी जिसमें 29 डेज होते हैं, यानी एक लीप ईयर में 1 लीप ईयर में 365 दिन तो होते हैं जब लीप ईयर ना हो, लेकिन 366 डेज हो जाएंगे जबकि एक लीप ईयर हो, यानी 29 दिन की जब फरवरी पड़ेगी तब वो लीप ईयर काउंट होगा ईयर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम 7 से डिवाइड दे देते हैं, तो 52 क्या होंगे, कंप्लीट सप्ताह होंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये वीक हो जाएंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, ये क्या होंगे, वीक हो जाएंगे 52। अब बचेंगे यहाँ पर 2 डेज, अब 2 डेज जो बचेंगे, अब वो 2 डेज कौन से होंगे, देखिए मैं आपको बता दूं वो कौन से 2 डेज होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो संडे मंडे भी हो सकता है, ठीक है। अब संडे ट्यूसडे भी हो सकता है, तो 2 दिन, यानी एक संडे कह रहा है कि रविवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 53, यानी 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी जो 2 डेज जो बचा हुआ है वो 2 दिन में से ही प्रोबेबिलिटी डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक प्रोबेबिलिटी है कि 2 डेज और 7 डेज तो टोटल हैं वीक में। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो इसका होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, यानी प्रायिकता किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यह निकालें, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये हमेशा टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये हमेशा याद रखने, फेवरेबल केसेस टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये हमेशा याद रखना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है कि 2 जो डेज बचे हुए हैं,
तो इन्हीं 2 डेज में से एक संडे यानी 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करेगा। तो यानी 2/7 और 7 यहाँ पर टोटल क्या है डेज में, क्योंकि 7 दिन में एक सप्ताह होता है 7 डेज़ का। तो इस वजह से कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/7। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि 1 लीप ईयर में 53 संडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 2/7, और निकालने की प्रोसीजर अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसका देखें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर 2/7 यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यूपी टेट या हो या सुपर टेट हमेशा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस या जो कंपटीशन से रिलेटेड है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल पर लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।